गुड मॉर्निंग डियर। तो कैसे हैं आप लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर था। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर मुझे क्या बताना चाहती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वर्ड का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने के बाद में क्या क्या मुझे जानकारी होगी। ठीक है, मैंने दो चीज़ के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में पढ़ूंगा। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब सेल के अंदर रिएक्शंस हो करके उस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो गैल्वेनिक सेल था। और मैं एक्सटर्नल आउटर जब इलेक्ट्रिसिटी दूंगा और उस इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज कराऊंगा तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। तो यही इसी के बारे में हमको डेप्थ आगे पढ़ना है, ये चीज़ बेसिक था। और मैंने उसके जहाँ भी कंडक्टेंस हो रही है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वहाँ पे किस लिए कैसे हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट में जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होती है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था, मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। तो इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस होने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसी के बारे में यहाँ पे आगे पढ़ूंगा। और डिफरेंट बेसिक टर्म्स भी मैंने पहले बता चुका था कि रेसिस्टेंस जो आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं उसी को मैं रिकैप करवाया था। रेसिस्टेंस पढ़ाया था, रेसिस्टिविटी पढ़ाया था, कंडक्टेंस पढ़ाया था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ाया था, मोलर कंडक्टेंस पढ़ाया था। उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, डिफरेंट इसके यूनिट बता देता हूँ। फिर उतना जानने के बाद आप आराम से चैप्टर का, इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो सबसे चीपेस्ट और कन्वीनियंट वे है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। घर में सबका घर में इन्वर्टर है, इलेक्ट्रिसिटी गया तो इन्वर्टर से हमको इलेक्ट्रिसिटी घर पे पूरा फिर से फैन मिल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज सब चीज़ चलता है। ऐसा पॉसिबल कैसे हो गया? जब सेल है, बैटरी है, तब तो वो बैटरी क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी थी तब तक चार्ज हो रही थी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के कारण वहाँ पे केमिकल एनर्जी स्टोर हो रहा था। जब इलेक्ट्रिसिटी चली गई फिर वही केमिकल एनर्जी आपको फिर से घर को लाइट प्रोवाइड कर रहा है, फ़ैन चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, मतलब कंफर्टेबिलिटी बढ़ गया। हर घर में अभी कार्स हैं, 4 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर है, हर जगह सेल का यूज आ रहा है। तो देखिए कितना एडवांस है, कितना मतलब दुनिया चेंज हो गई है एक सेल आने के बाद, बैटरी आने के बाद। और घर में हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन आप भी कैसे चला पा रहे हैं? हर जगह थोड़ी कि इलेक्ट्रिसिटी से वहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी होता है, ऐसा नहीं ना। आपको सेल के बारे में बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया था कि वहाँ पे सेल है, बैटरी है, तो हर घर में डिफरेंट अपना सेल फोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो आखिर बैटरी के अंदर, सेल के अंदर फंक्शन कैसी होती है, वो इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है उसके अंदर। एक समय जो बैटरी है डेड हो जाती है। घर में जो इन्वर्टर है 4 साल का ज़्यादा बैटरी लाइफ होता है, 5 साल होता है, तो डेड हो जाती है। आखिर उसके अंदर हो क्या रहा है, वो डेड क्यों हो जाती है, वही ये चैप्टर आपको बताने जा रहा है। इसलिए ध्यान से इसको सीखिए, बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ है। एक बार इंटरेस्ट आ गया, सीख गए, तो यह चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगी। हर क्वेश्चन बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आने जा रहा है आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ूँ थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। मैंने जो बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताया था वही चीज़ को मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। पहला बेसिक टर्म्स में मैंने बताया था रेसिस्टेंस के बारे में। क्या बताया था? रेसिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ करंट जो फ्लो करता है, चार्ज का जो फ्लो होता है, तो वहाँ पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आता है किसके कारण आता है? रेसिस्टेंस के आता है। स्पीड ब्रेकर को एग्जांपल दिया था, बेस्ट एग्जांपल है। ठीक, जब आप 2 व्हीलर या बाइक से जा रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर में वहाँ पे क्या होता है, आपका स्पीड कम करके आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह से रेसिस्टेंस जैसे फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो बीच में इलेक्ट्रिक बल्ब सब है, तो क्या रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, वो आपका जो चार्ज का जो फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का जो यूनिट क्या था, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा यूनिट को भी रिवाइज करते चले जाइएगा। रेसिस्टेंस का यूनिट मैंने क्या बताया था? ओम बताया था। इस तरह से सिंबल इस तरह से लिखा भी रहेगा। सेकेंड चीज़ मैंने बताया था कंडक्टेंस। क्या बताया था? कंडक्टेंस क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस था। तो इसका यूनिट क्या था? पर ओम होगा या इस तरह से होगा। एनी प्रॉब्लम? और थर्ड चीज मैंने बताया था स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी रो। ये क्या था? R A/L था ना। तो इसका यूनिट मैंने बताया था, R का क्या हो गया? ओम हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर हो गया था। ठीक है, ये किसका यूनिट था? रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। चौथा चीज मैंने बताया था
कंडक्टिविटी कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल टू क्या था 1/ρ था, 1/ρ मतलब 1/r L/A था ना, इक्वल टू 1/r को क्या पढ़े थे हम लोग कंडक्टेंस जिसको जी से डिनोट करते थे, L/ को A को क्या पढ़े थे हम लोग CL कांस्टेंट जिसको G स्टार से हम डिनोट किए थे। तो रो का यूनिट ओम सेंटीमीटर है, तो 1/ρ का जो यूनिट है इसका यूनिट क्या हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर, क्या आ जाएगी पर ओम पर सेंटीमीटर है। इसका तो रेसिप्रोकल है, कंडक्टिविटी के जो कप्पा है क्या है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी 1/ρ है, तो रो का यूनिट ओम सेंटीमीटर है, तो 1/ρ का यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर यहाँ से भी निकालिएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर यहाँ से भी निकालिएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर होगा। एक बार आप लोग खुद से जरूर निकालिएगा, हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन करके बताया था मैंने। अब पांचवा बेसिक टर्म्स मैंने बताया था मोलर कंडक्टेंस, क्या बताया था मोलर कंडक्टेंस। देखिए के इक्वल टू जी था जब L/A का वैल्यू यूनिट लिए थे, 1 यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होता है उसी को कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस क्या था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस होता था उसको मोलर कंडक्टेंस बोलते थे। मोलर कंडक्टेंस का मैंने कल मैंने लास्ट चैप्टर में डिराइव करके बताया था के इंटू 1000/m था, यही था के इंटू 1000/m था। इस चीज़ को मुझे अब यूनिट निकालना है, क्या निकालना है यूनिट निकालना है। इसको मिटा देता हूं, एक बार ये करा दिया। तो आप लोग यहां तक पढ़ चुके थे पांचवा कंडीशन जो मोलर कंडक्टेंस बताया था। मोलर कंडक्टेंस क्या था के इंटू 1000/m था, के इंटू 1000/m था। m क्या है मोलारिटी, कंसंट्रेशन का टर्म्स है, तो मोलारिटी के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। मोलारिटी क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका यूनिट क्या था मोल का यूनिट मोल ही लिखते हैं। अब वॉल्यूम लीटर को 1 लीटर इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब होता है, ऊपर में ले जाएंगे ये हो जाएगा, नीचे सेंटीमीटर क्यूब था ऊपर ले जाएगा तो -3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो उसी तरह से आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो के का यूनिट अभी आप लोग पढ़ चुके थे, के का यूनिट क्या था पर ओम पर सेंटीमीटर, क्या था पर ओम पर सेंटीमीटर। कांस्टेंट टर्म्स है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। मोलारिटी का यूनिट क्या है मोल सेंटीमीटर क्यूब, यही है 1 लीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर कर दीजिए, मोल को ऊपर कर दीजिए, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर और -1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और पर मोल हो जाएगा। थोड़ा सा यूनिट देकर के डरावना लग रहा होगा, लेकिन ये यूनिट बहुत ही आसान है, एक दो बार इसे निकालिएगा पूरी इजीली निकल जाएगी। और इस यूनिट को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको चकमा यूनिट से ही देती है। देखिए के का यूनिट आपको ये वैल्यू कब निकलेगा, मोलर कंडक्टेंस का यूनिट, मोलर कंडक्टेंस का कब भी वैल्यू ये वैल्यू निकालना होगा जब के आपको कोई भी वैल्यू के का वैल्यू दे करके उसका यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर में हो, उसका यूनिट क्या हो पर ओम पर सेंटीमीटर में हो। लेकिन वेन जब आपको क्वेश्चन में के का वैल्यू दिया रहेगा और उसका यूनिट पर ओम पर मीटर में दिया हुआ रहेगा, के का कोई भी वैल्यू जब पर ओम पर मीटर में दिया हुआ हो तो आप उसको मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालिएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को सिर्फ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि के का वैल्यू पर मीटर में दिया हुआ है। तो आप मीटर स्क्वायर यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से जब कीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर से गुना कर दीजिएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि आपका वैल्यू मोल पर मीटर में यहां दिया हुआ है। आपको ये जो सेंटीमीटर है वॉल्यूम का जो यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है,
ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यू को आपको मीटर क्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यू ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कभी भी के का वैल्यू पर ओम पर मीटर में दिया हो रहेगा तो मोलर कंडक्टेंस जब भी निकालिएगा तो के इंटू 1000/m करना होगा और आपको ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब मीटर से पर सेंटीमीटर पर मीटर में दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिएगा उसको तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कीजिएगा तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आएगा और इसका जो यूनिट होगा वो आपको निकलेगा पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल। ये चीज़ आपको रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको घुरा के दे सकता है। अधिकतर 90% या 95% हर जगह के का यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर में ही दिया रहेगा। अगर जो पर ओम पर सेंटीमीटर में है तो उसी तरह से जिस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हर जगह सही होगा। लेकिन कहीं कहीं हो सकता है के का यूनिट आपको के का वैल्यू दिया रहेगा और उसका यूनिट में पर ओम पर मीटर में दिया रहेगा। तो पर ओम पर मीटर में तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना होगा मीटर क्यूब में। ऐसा ना कि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁴ मीटर स्क्वायर कर दीजिए। तो इस चीज़ में यहाँ पे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, प्रॉब्लम आता है। तो वो प्रॉब्लम आप अच्छी तरह से इसको डिराइव कर लिए, अच्छी तरह से एक यूनिट का आप एक टर्म्स का यूनिट आप जान रहे हैं तो यहाँ पे आपको गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो यहाँ पे जब भी मोलर कंडक्टेंस का 4 वैल्यू दिया हुआ है निकालने के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दिया हुआ है तो ईजिली आप इसी तरह से कर दीजिएगा के इंटू 1000/m। और के क्या है, कंडक्टिविटी है, कप्पा है। के का यूनिट कप किस में दिया रहेगा, पर ओम पर सेंटीमीटर में, लेकिन पर ओम पर मीटर में दिया रहेगा। और आपका 4 ऑप्शन पर मोल, पर ओम, पर मोल, मीटर स्क्वायर में रहेगा तो आपको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कीजिएगा तो आपको एक्यूरेट वैल्यू आएगा। आपका आंसर 4 ऑप्शन में इसका भी पहला वैल्यू पहला ऑप्शन में इसी का रहेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट अधिकतर 95% क्वेश्चन सॉल्व करता है तो डायरेक्ट 1000 करता है, आंसर जो निकलता आ जाता है। लेकिन इस तरह से आपका यूनिट पे ध्यान नहीं रहेगा तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा तो ये चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, यहाँ तक नीट में भी जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन जेई और एडवांस में पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप मोलर कंडक्टेंस के बारे में जान गए। अब मोलर कंडक्टेंस में कहीं डिफरेंट यूनिट आता है, डिफरेंट उसको आप घुराना चाहेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहेगा तो यहीं पे कर सकता है, वो यूनिट में ही यहाँ पे ट्विस्ट करेगा और इसमें कोई एक्स्ट्रा है नहीं कि वो वैरी करेगा। ठीक है, पर ओम को कहीं कहीं साइमन भी यूज किया है, पर ओम साइमन यूज किया है। तो उसी तरह से मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल क्या हो जाएगा। जैसे मोलर कंडक्टेंस था, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या था 1000 K/m, वही था ना, जिसका यूनिट हम लोग क्या लिखे थे पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पर ओम को साइमन भी कहते हैं, पर ओम को साइमन, जिसको एस से डिनोट करेंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कहीं के बुक में साइमन यूज करता है, एस फॉर साइमन। इसे घबराना नहीं है, अलग अलग नाम सिर्फ है। जब आप मोलर कंडक्टेंस के बारे में जान चुके हैं तो नेक्स्ट टर्म्स है, लास्ट टर्म्स है, छठा, इसके बाद सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से हो जाएगी, वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मोलर के जगह इक्यू यूज करेंगे या लेमडा इक्यू, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, देखिए मोलर कंडक्टेंस में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का क्या कंडक्टेंस था उसको मोलर कंडक्टेंस पढ़ते हैं, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। दोनों बहुत ही सिमिलर है। मोलर कंडक्टेंस में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस था
जो कंडक्टेंस था उसको मोलर कंडक्टेंस बोलते थे। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दे दिया आपको, उसका कंडक्टेंस निकालने के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूज होता है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, K इंटू 1000/m था, मोलारिटी यूज किए थे, और 1 इक्विवेलेंट के लिए हम लोग नॉर्मलिटी यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए मोलारिटी कब यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ मोल, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोलारिटी यूज किए थे। लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जब भी दिया रहेगा तो आपको नॉर्मलिटी यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू 1000/n कर दिया, सिर्फ am की जगह n कर दिया। मोलारिटी जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस निकाले थे, मोलर कंडक्टेंस निकला था। जब 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इस तरह से एक दोनों को रिलेट है। मोलर कंडक्टेंस में सिर्फ यहाँ am यूज किए थे और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में यहाँ पे an यूज किए थे। अब ये दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है और उस रिलेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी, उसको मैं आगे बताऊंगा। देखिए बहुत ही आसानी तरीके से सब चीज़ समझते आ रहे हैं। तो लास्ट जो टर्म्स था मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या बताया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या था, कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम ऑफ 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता था उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो K इंटू 1000/m किए थे जब 1 मोल यूज करते थे, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम लोग नॉर्मलिटी यूज किए हैं। अब देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या था, K इंटू 1000/m, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस था उसको मोलर कंडक्टेंस बोलते थे। और इसका यूनिट क्या था, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस निकल रहा था, मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे पर मोल है, और यहाँ पे सेम चीज़ है लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस आएगा, ठीक, उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर मोल है तो 1 मोल के लिए पर इक्विवेलेंट है, मतलब 1 इक्विवेलेंट के लिए, 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एनी प्रॉब्लम? तो इस तरह से मोलर कंडक्टेंस अब आप जान गए हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी आपके लिए आसान होना चाहिए। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं आपको मोलारिटी और नॉर्मलिटी में होगा तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी उसको मैं एक बार रिकैप करा दूंगा। अब ये दोनों को मैं को रिलेट करना चाहता हूँ, तो इस दोनों को रिलेट करने के लिए छोटा सा चीज़ है, मोलर कंडक्टेंस में क्या है, K इंटू 1000/m है। दोनों में n फैक्टर, आप लोग मोल कंसेप्ट में, इक्विलिब्रियम में हर जगह पढ़े होंगे, n फैक्टर, ठीक, n फैक्टर एसिड, n फैक्टर ऑफ बेस, n फैक्टर ऑफ सॉल्ट, सबका अलग अलग होता है, वो चीज़ को आप जानते होंगे। n फैक्टर क्या है, एसिड का नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, जैसे HCl, H+ आयन कितना रिप्लेस कर रहा है, 1 है, तो n फैक्टर ऑफ HCl का क्या है, 1 है। H2SO4 नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन कितना है, 2 है, तो उसका n फैक्टर 2 है। उसी तरह से बेस में क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन, NaOH में n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। MgCl2 में तो बेस तो है ही नहीं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए CaOH2, इसमें n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो उसी तरह से एसिड, बेस, सॉल्ट का n फैक्टर डिफरेंट होता है। NaCl में Na+1 चार्ज, Cl-1 चार्ज, तो उसमें चार्ज होता है वही n फैक्टर होता है। तो छोटा सा आप कहीं पढ़े हैं तो ही इसको यहाँ पे आगे समझ में आएगा। और बहुत ही आसान चीज़ है, 11th में n फैक्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अलग अलग जगह पे आप इसका यूज आता है। तो एक चीज़ आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इंटू n फैक्टर होता है। क्या होता है, मोलारिटी इंटू n फैक्टर इक्वल टू नॉर्मलिटी हो जाता है। अब इसको मैं दोनों को मिला देता हूँ तो K इंटू 1000/n हो गया, इंटू n फैक्टर हो गया, यही है ना, ये मोलारिटी इंटू n फैक्टर नॉर्मलिटी हो गया। अब K इंटू 1000/n इंटू n फैक्टर, K इंटू 1000/n क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस,
तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। बहुत ही आसान है, ये दोनों को रिलेट कर सकते हैं। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। ठीक है, इस दोनों का कोरिलेशन हो गया। अब आप कहिएगा कि मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू एन फैक्टर कैसे आया, इस चीज़ को भी मैं आगे कोरिलेट करके बता दूंगा। यहाँ पे ये चीज़ आप समझ में आ गया कि किस तरह से मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक दूसरे को कोरिलेट करता है। अब ये चीज़ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जो आपको मोल कंसेप्ट में ही पढ़े होंगे कि मोलारिटी नॉर्मलिटी का किस तरह से ये रिलेशन आया, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर कहाँ से आया। और एक चीज़ मैंने आपसे और प्रॉमिस किया था कि ये जो वॉल्यूम को कहीं कहीं सेंटीमीटर क्यू में यूज करता हूँ, वॉल्यूम को कहीं कहीं मीटर क्यू में यूज करता हूँ, किस तरह से आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, किस तरह से उसको याद रखा जाएगा और पूरी तरह से एक्यूरेट याद हो जाएगा, वो मैं उस तरह से ट्रिक आपको बता दूंगा ताकि प्रॉब्लम कहीं ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा बता दूंगा कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर का कहाँ से आया ये चीज़ें। ठीक है, तो छोटा सा चीज़ था जो आपको मुझे बताना था। ठीक है, देखिए मोल कंसेप्ट में आपको एक कंसंट्रेशन का टर्म्स पढ़े होंगे, मोलारिटी। मोलारिटी को जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। मोलारिटी इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलारिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये था मोलारिटी था। ठीक है, तो मोलारिटी वहीं पे हम लोग नॉर्मलिटी भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे, नॉर्मलिटी। तो मोलारिटी और नॉर्मलिटी में तो इतना सा ही डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लेते हैं और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या कहीं कहीं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पढ़ेंगे। हम लोग यूक्यू से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यही अंतर है। मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नॉर्मलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यही दोनों में थोड़ा सा अंतर था। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ मोल, मोल के बारे में तो आपको पता है। मोल क्या था, नंबर ऑफ मोल एन इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट या वेट बाई मोलर मास, या मोलिकुलर वेट भी पढ़ते हैं। मोलर मास एक्यूरेट चीज़ है, मोलर मास में एटॉमिक मास भी आ जाएगा, मोलिकुलर मास भी आ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं हर जगह नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट पढ़ते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल आपको पता है कि वेट बाय मोलिकुलर वेट से आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा और नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद आपको मोलारिटी पता चल जाएगी। लेकिन नॉर्मलिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल निकालने का आप लोग आराम से निकाल ही रहे होंगे। मोल का 3 फॉर्मूला आपको है, वेट बाय मोलिकुलर वेट है और कहीं आपको नंबर दिया हो रहेगा आइटम्स का नंबर, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो भी नंबर ऑफ निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। कहीं वॉल्यूम इन लीटर दिया रहेगा कोई भी गैसियस पदार्थ का, 22.4 से डिवाइड करके वहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मात्र 3 फॉर्मूला है, वेट बाय मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कीजिएगा, वहाँ से भी नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। कभी भी वॉल्यूम ऑफ गैस दिया रहेगा, कोई भी गैसियस एलिमेंट का वॉल्यूम दिया रहेगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP पे, उसको 22.4 से डिवाइड करके वहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। लेकिन मोल तो आसान ही तरह आप निकाल रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किस तरह से निकालिएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट होता है। यहाँ पे क्या था, वेट बाई मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल क्या था, वेट बाई मोलिकुलर वेट, लेकिन यहाँ पे है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। फिर एक नया टर्म्स आ गया, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो समझिए। अब इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, जिसको हम लोग यू से नोट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर।
ठीक है, एन फैक्टर, इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो एन फैक्टर मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट या एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, कोई भी आयंस हो, सबका एन फैक्टर अलग अलग होता है। एन फैक्टर आपको मोल कंसेप्ट में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया होगा, उस चीज़ को आप थोड़ा सा रिवाइज करके इसको आगे बढ़ सकते हैं लेकर के। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। तो कोई भी मोलिक्यूल्स हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसका एन फैक्टर से आप डिवाइड, उसका मोलिकुलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड कीजिएगा तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। जैसे मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है, 98 होता है, उसका एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। तो उसका हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहेंगे, कितना आ जाएगा, 98/2 49 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl कितना हो जाएगा, 36.5 है। तो HCl का मोलिकुलर वेट 36.5 और डिवाइड बाई मोल एन फैक्टर HCl का कितना होता है, 1 होता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट बराबर हो जाएगा जिसका एन फैक्टर 1 होगा। थोड़ा सा उसको रिकैप कर लीजिएगा, फिर भी आप नहीं जानते एक बार वहाँ से पढ़िएगा, नहीं तो फिर एक लेक्चर डाल दूंगा उस पर, उस चीज़ को वहाँ से आप आराम से समझ सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। किसी भी चीज़ का मोलिकुलर वेट, आपको कोई भी मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट तो आप आराम से निकाल लेते हैं, और उस मोलिक्यूल का इलेक्ट्रोलाइट आप होगा, उस तरह से एसिड बेस सॉल्ट है कुछ भी है, तो उसका आप एन फैक्टर भी जान रहे होंगे। तो उसका मोलिकुलर वेट एन फैक्टर आप जब जान रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या है, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। अब यहाँ से देखते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ई का क्या है, इक्विवेलेंट वेट, ई से डिनोट किए हैं। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या है, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर को ऊपर कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए वेट बाई मोलिकुलर वेट, वेट बाई मोलिकुलर वेट, यहाँ देखिए वेट बाई मोलिकुलर वेट को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, इसको नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, इसको क्या पढ़ते हैं, मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, इसको क्या पढ़ेंगे, मोलारिटी, इसको कर सकते हैं इनटू एन फैक्टर कर सकते हैं। समझ में आया, मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू आपको क्या आ गया, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। कितना आसान है, कभी भी आपको नॉर्मलिटी निकालना होगा तो मोलारिटी आपके लिए आसान लगता है, तो उसका मोलारिटी निकालिए, उसका एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए और नॉर्मलिटी निकल जाएगा। इतना आप झंझट से बच जाइएगा। इक्विवेलेंट निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, तो जाकर के नॉर्मलिटी निकलेगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, आसान कोरिलेशन है नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में, और स्टूडेंट सब प्रीफर भी यही करता है कि कभी भी नॉर्मलिटी निकालना हो तो उसको मोलारिटी निकाल करके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता है और उसमें नॉर्मलिटी ले आता है। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए होगा इस चीज़ में। अब देखिए अधिकतर क्या करता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यहाँ नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर भी यूज करता है। कभी भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, कोई भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने बोल देगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उसको बोलते हैं, तो उसको डायरेक्ट कीजिएगा नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर कर दीजिएगा, ये चीज़ भी आपको आसान हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना आसान हो गया, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अब आसान हो चुकी होगी आपको मेरे ख्याल से। तो इस तरह से आप नॉर्मलिटी और मोलारिटी को कोरिलेट किए, और यही रिलेशन को मैंने यूज किया था मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंटू एन फैक्टर था, यही था ना, और कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप 6 टर्म्स को आप अच्छी तरह से जान गए हैं। रेसिस्टेंस जान गए हैं, ठीक है, कंडक्टेंस जान गए हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जान गए हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जान गए हैं, मोलर कंडक्टेंस जान गए हैं, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जान गए हैं। सबका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट भी जान चुके हैं। अब आप सीखिएगा कि कोई भी सेल हो, आपको कोई भी सेल दे देगा, सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में सेपरेशन होगा जिसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक। दो
सॉरी इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोड किस में डीप होगा? इलेक्ट्रोलाइट में डीप होगा। और दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होगा? सेपरेशन होगा। वही सेपरेशन को मैंने एल से डिनोट किया हूँ, ठीक। और ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं सेल के अंदर जो होगा उसका ये सरफेस एरिया है। तो वही उतने ही चीज़ को आप जान कर रहे हैं, उस चीज़ को आप फंक्शनिंग देख रहे हैं, तो वहाँ पर सेल का कोई भी प्रॉब्लम आप यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें और आपको कोई थ्योरी नहीं। अच्छी तरह से एक बार थोड़ा सा यूनिट जान जाइएगा, अच्छी तरह से एक दूसरे का इंटर कन्वर्जन, एक दूसरे का कोरिलेशन जान गए तो सारा चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है? मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से बड़ा होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम एन फैक्टर से इनटू कर रहे हैं, तब आपको मोलर कंडक्टेंस आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। बाय।